Hello friends, welcome to Aadibai Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. We start the GK MCQs और करंट अफेयर्स टुडे। तो आज की जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स जो है 24 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये 24 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज सारे हम डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप प्लीज़ उसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और लव वंस को। देन वी स्टार्ट करंट अफेयर्स टुडे और 24 मई करंट अफेयर्स और जीके एमसीक्यूज। सो लेट अस बी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज The Research Center इमरत स्टैंड्स RCI नामक अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित प्रथम अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर कैबिनेट है। ऑप्शन 1 कृष्णा, 2 ध्रुवस, 3 वासुदेव, 4 अर्जुन। So answer is Dhruvas. Write on description. अभी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो कॉम्प्लेक्स एक प्रयोगशाला जो है हैदराबाद में जो स्थित है उसका निर्माण किया गया था। वो किस लिए किया गया था? इसका औचित्य ये था कि जो RCI है, रिसर्च सेंटर इमरत, जो इमरत सेंटर है, ये जितने भी मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या आईपैड है, लाइक पासबुक, चालान या कागज़, किसी भी तरीके का कागज़ जिसके ऊपर कोई कीटाणु या इन्फेक्शन अगर कॉज करता है, जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 चल रहा है, तो कोरोना के इन्फेक्शन इतने ज़्यादा फैल रहे हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए एक UVG जो है अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिकेशन जिसे कहा जाता है, वो स्टार्ट किया है, जिससे उसके जितने भी कीटाणु हैं, वायरस के इन्फेक्शन जो होते हैं जितने भी नोट्स के ऊपर या मुद्राओं के ऊपर या किसी भी इम्पोर्टेंट कागज़ों पे, तो उसे क्या करें, हम इन्फेक्शन फ्री इजीली कर सकते हैं थ्रू दी UVG ट्रेनिंग, थ्रू दी UVG और थ्रू दी इन्फेक्शन कॉज हम इजीली जो है इरेडिकेट कर सकते हैं, इजीली हम उसे रिमूव कर सकते हैं और इन्फेक्शन फ्री कर सकते हैं। हमें याद रखना है RCI ने दिया था। RCI का पूरा फुल फॉर्म जो है वो रिसर्च सेंटर इमरत है, जो हैदराबाद में स्थित है प्रयोगशाला के नाम से। प्रयोगशाला का नाम जो था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। सो आंसर इज बी, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में वनस्पति की सबसे लोकप्रिय चैंपियन एंड सेट वर्गीकरण पद्धति के तहत वनों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? सो ऑप्शन A 16, B 18, 3 20 एंड 4 22। सो आंसर इज A 16। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हैरी जॉर्ज चैंपियन ये US से थे, और जब भारत आए थे 1936 वर्ष में, तब इन्होंने एस के सेट के साथ 1968 में इन्होंने एक, पहले तो 1936 में इन्होंने वनस्पति को लेकर बहुत लोकप्रियता दिखाई थी भारत के। देन उसके बाद 1968 में जब ये आए थे, इन्होंने एस के सेठ जी के साथ मिलकर इन्होंने एक स्वतंत्र भारत के लिए पुनः प्रकाशित किया गया था। ये वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित था। इस वर्गीकरण को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। उन्हें 221 उपवर्गों में भी बांटा गया था। सो हमें आंसर याद रखना है, 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिवर्ष 16 मई को स्थापना दिवस आयोजित करने वाला देश का पूर्वोत्तर राज्य है? ऑप्शन A मणिपुर,
बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी असम। इसका आंसर है बी सिक्किम। ऑन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। 16 मई को सभी को पता है 16 मई को क्या होता है। 16 मई को हम जो सिक्किम सरकार जो थी वो 15वीं राज्य दिवस मनाया जाता था सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम सरकार को जो है राज्य घोषित किया गया था 1975 में। इस दिवस में जो वर्ष 1947 और 1973 जो था 1973 तक भारतीय गणतंत्र के साथ रक्षा का दर्जा प्राप्त तो था, किंतु वर्ष 1975 में सम्राट को पदच्युत कर भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था। सिक्किम भारत के संघ में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिक्किम की सीमाएं हमें याद रखना है कि 3 दूसरे देशों से जुड़ती है। पहला है चीन, दूसरा है भूटान और तीसरा है नेपाल। ये तीनों देशों से लगती है। राज्य का लगभग 35% जो है वो कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो है वो इसे पूरा कवर करता है। लेकिन 2016 में सिक्किम भारत में और दुनिया में सबसे पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बना था। ये आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे बन सकते थे मैं सारे डिस्क्रिप्शन में बोल चुकी हूँ। एक बार आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी पेन लें और सारी चीज़ें जो हैं आप नोट डाउन कॉपी में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वह देश जिसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मार्ग का नाम रखा गया। ऑप्शन ए पुर्तगाल, 2 रोमानिया, 3 पोलैंड एंड 4th इज़राइल। सो आंसर इज डी इज़राइल और 4th इज़राइल। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हमें पता है 10 मई 2020 को इज़राइल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव ने रविंद्रनाथ टैगोर जी का 159 जन्मोत्सव मनाया था और मुख्य मार्गों का नाम भी उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर रखा था। बंगाल में हर साल इसे वैशाखी के 25वें दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म मनाया जाता है। कहाँ? बंगाल में। लेकिन इज़राइल में 159वां अभी बना है, आपको याद रखना 10 मई को। और बंगाल के कैलेंडर के मुताबिक 1268 में इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म भी हुआ था। लेकिन तेल अवीव वाइट सिटी जो है 2000 में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नामित किया गया है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2003 में किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी का या रविंद्रनाथ ठाकुर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली इन्होंने राष्ट्रगान जो भारत के लिए लिखा था जनगण मन, और जो बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा था दूसरा वो था आमर सोनार बांग्ला। ये गुरुदेव जी की रचनाएं हैं और उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टुडे करंट अफेयर का। डायमर भाषा बांध का संबंध कौन से 2 राष्ट्रों से है? ऑप्शन ए नेपाल और भारत, बी पाकिस्तान और चीन, 3 नेपाल और चीन, 4 भारत और बांग्लादेश। सो आंसर इज पाकिस्तान और चीन 2। अब हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको सारे इसमें डिस्कस कर रही हूँ। पाकिस्तान और चीन सरकार द्वारा एक परियोजना स्थापित की गई थी जिसका नाम था डायमर भाषा बांध परियोजना। यह हस्ताक्षर किया गया था पाकिस्तान और चीन सरकार द्वारा। यह बांध जो था वो 21 मेगावाट के लिए जल विद्युत परियोजना के लिए निर्माण किया गया था। इसके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे अदर भी शामिल थे जो इसके अंदर हमने अभी नहीं लिखा है। लेकिन
इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा जिसे बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, ये डायमर भाषा के बाद केवल पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और गिलगित बाल्चिस्तान के डामर जिलों के बीच एक सिंधु नदी पर अवस्थित किया गया था। इस बांध की सबसे ज़्यादा ऊंचाई मानी गई है 272 मीटर और इसे सबसे लंबी आरसीसी और रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट और आरसीसी बांध भी कहा गया है। हमें याद रखना है, पहला आरसीसी बांध जो है वो यहीं पर बना था, सिंधु नदी के पास 272 जिसकी मीटर हाइट थी। कौन सा था? डामर भाषा बांध, और ये गिलगित बल्चिस्तान में स्थित है। हमें याद रखना है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तिब्बती बौद्ध धर्म के पंचेन लामा जिन्हें छोड़ने के लिए अमेरिका द्वारा चीन का आग्रह किया गया है। ऑप्शन ए 11वें, बी 12वें, सी 13वें, डी 14वें और 14th। सो आंसर इज ए 11वें। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, करेंट अफेयर्स के। पंचेन लामा तिब्बत जो है ये सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक है। पंचेन लामा का स्थान जो था वो तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा, आपने सुना होगा दलाई लामा, के पश्चात आया था। मतलब पहले दलाई लामा थे, उसके बाद तिब्बती बौद्ध धर्म आया था। पंचेन का शीर्षक का एक बहुत अच्छा अर्थ है जिसे हम जानते हैं, जिसका मतलब होता है महान विद्वान या महान विद्वान होता है। हाल ही में अमेरिका द्वारा चीन से तिब्बत बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया गया था। लोगों के अनुसार चीन अधिकारियों द्वारा वर्ष 1995 में तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही कैद कर लिया गया था। यह आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सौर चुंबकीय गतिविधि चक्र की समय अवधि है। ए ऑप्शन 9 ईयर, बी 10 ईयर, 3 और सी 11 ईयर एंड डी और 4th इज 12 ईयर। सो आंसर इज सी 11 ईयर और 11 वर्ष। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आपको जैसे पता है सौर चुंबकीय गतिविधियाँ चक्र जो है सूर्य की गतिविधियों को और उसके स्वरूप जो परिवर्तन उसमें आधारित हैं उसे एक समय अंतराल होता है। यह गति चक्र औसत की 11 वर्ष का समय अंतराल होता है। सौर कलंक वे क्षेत्र है जहाँ सौर चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत प्रबल होता है। यह सतह पर ऊर्जा के धब्बों की संख्या के संदर्भ में मापा जाता है। वर्तमान समय में सूर्य से सौर न्यूनतम की स्थिति में पहुंच गया है। यह पहली बार गैलीलियो गैली द्वारा मनाया गया था। हमें पता है कि फर्स्ट टेलीस्कोप जो इन्वेंशन है या डिस्कवर किया गया था वो गैलीलियो गैली के द्वारा किया गया था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है सौर चुंबकीय वो इजीली उसमें जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू दी टेलीस्कोप। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के करंट अफेयर में मैं इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सो आंसर इज ए केरल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट और क्या बोल सकते हैं UNTBGRI क्या होता है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इनकी स्मृति में केरल राज्य सरकार के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है।
स्वायत्त मतलब वहाँ के जो व्यवसाय से कंटिन्यू जो चला व्यवसाय भी दिया गया, इसलिए स्वायत्त बोला है। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित विश्व के सबसे बड़े और सबसे विविध वनस्पति और पौराणिक संग्रह केंद्र, जिसे हम कहते हैं केव गार्डन के सहयोग से स्थापित किया गया था। हाल ही में विश्व में एक दुर्लभ खजूर का मतलब जो एक्सटिंक्ट हो जाता है या विलुप्त होने वाला, उसे हमने दुर्लभ खजूर बोल दिया, या उसे हम पिनंगा और ओमेंसिस भी कहते हैं। ये दक्षिण अंडमान द्वीप या साउथ अंडमान आइलैंड जो है वो केरल में स्थित है, जिसे JNTBGR जो है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीय भूमि पर जो भी विलुप्त होने वाली, जैसे दुर्लभ खजूर या जो भी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं या एक्सटिंक्ट हो रही है, उन्हें क्या कर दिया जाए, वहाँ पर संरक्षित करा जाए या वहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के तौर पे उन्हें रखा जाए। उनके अवशेष को क्या करा जाए, कंजर्वेटिव करा जाए इन सिटू कंजर्वेशन। सो आंसर इज A1 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2020 के अंतर्गत परिदृश्य में भारत पर्सनल प्रैक्टिस इक्विपमेंट PPE उत्पादक देश है। A प्रथम, B द्वितीय, C तृतीय, D चतुर्थी। सो आंसर इज B द्वितीय। और डिस्क्रिप्शन में देख लेते कितने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस कर लेते हैं। 21 मई 2020, आपको पता है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन जैसे जैसे फैल रहा है, वैसे वैसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो जिले लेवल पे हो या फिर प्रदेश लेवल पर हो, वो सभी को हमें कैसे ना कैसे करके क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन करने के लिए डॉक्टर्स के लिए जो उपलब्धियाँ है, या डॉक्टर्स के लिए जो इन्फेक्शन फ्री करने के लिए उन्हें जो PPE किट प्रदान की गई है भारत सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा, जिसका नाम है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE, इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो हमारा भारत है। वर्तमान समय में भारत प्रतिदिन 2.06 लाख PPE किट उत्पादन कर रहा है। एक PPE किट में क्या क्या आता है हमें याद रखना है। जूता कवर आता है, दस्ताने आते हैं, आँखों की ढाल आती है, मुखौटा और गाउन शामिल है। कपड़ा मंत्रालय या विनिर्माण के साथ साथ PPE की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सहयोग कर रहा है। आपको याद रखना है कोविड-19 के चलते PPE किट जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत। लेकिन पहला कौन सा है, तो पहला हमें याद रखना है चीन है, क्योंकि सबसे पहले इन्फेक्शन चीन में आया, तो हमें याद रखना है कि चीन जो है पहला उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन टुडे, करंट अफेयर का आज का अंतिम क्वेश्चन। MSME मंत्रालय द्वारा नव विकसित प्रौद्योगिक संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। फर्स्ट लीडर्स, सेकंड चैंपियंस, थर्ड फ्रंट लाइनर एंड D इज डिफेंडर। सो आंसर इज B और 2 चैंपियन। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं करंट अफेयर्स टुडे के। जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है या मध्यम उद्यम के इंडस्ट्रीज़ है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी बोल सकते हैं, ये मंत्रालय द्वारा एक छोटी इकाई को राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, जो चैंपियंस पोर्टल सेवा थी प्रारंभिक में, यह नव विकसित पोर्टल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिक से लैस है। यह पोर्टल एक निरंतर कक्ष के रूप में कार्य करेगा, जो उद्योगों को या इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो लघु हो या सूक्ष्म हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो,
उन्हें क्या करेगा, यह जानकारी प्रदान करेगा कि इस प्रणाली से कैसे पूरी तरह से भारत सरकार के सीपी ग्राम, अब सीपी ग्राम है तो सीपी ग्राम में जो भी है चैंपियंस प्रोग्राम जो है वो ग्राम्स के लेवल पे के साथ एकीकृत किया गया है। अब सीपी ग्राम जो है, जो इसका फुल फॉर्म जो है सीपी ग्राम्स का, वो क्या है, केंद्रीकृत लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय सूचना विमान के लिए DARPG, और इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और लोक शिकायत निदेशालय के द्वारा यह मिलकर विकसित किया गया था। हमें याद रखना है कि DARPG और चैंपियंस दोनों मिलकर MSME के लिए वर्क कर रहे हैं और लघु उद्योग को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने में सहायता कर रहे हैं भारत सरकार की दोनों लेवल पर, प्रदेश लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, केंद्र लेवल पे भी। आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स आज के 2 डेज़ के 24 मई 2020 के, वो सारे हमने डिस्कस करे। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपको कोई डिटेल स्टडी करना चाहते हैं आप, या डिटेल आपको इसके बारे में चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे मांग सकते हैं, मैं दे सकती हूँ व्हाट्सअप पे आपको। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर आप ऐड कर लीजिए अपने, और आप मुझे हाई करके एक मैसेज ड्रॉप कर दें जिससे मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो का टारगेट है 40,000 सब्सक्राइब, 40,000 शेयर एंड 40,000 लाइक का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे मैं आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अलर्ट्स इजीली आपको कन्वे करा सकूँ। Thank you for watching this video. Your support is our power. जय हिंद, जय भारत. Thank you.